स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये दुनिया की सबसे जरूरी तेल सप्लाई लाइन है और अब ये बंद हो चुकी है। ईरानी सेना ने एक खुली चेतावनी जारी कर दी है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी ने अपनी सांसें रोक ली हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा तनाव नहीं है, ये एक ऐसे संकट की शुरुआत हो सकती है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि दुनिया इस तबाही के मुहाने पर आ कैसे गई। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से एक सीधी धमकी है। और ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है, ये ईरान की सबसे ताकतवर फौज है और उन्होंने दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट को एक तरह से बंद कर दिया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एक्शन है जिसके बहुत गहरे आर्थिक और सैन्य नतीजे हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है, तो सुनिए। दुनिया का लगभग 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 तेल का टैंकर इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। जब ये रास्ता बंद होता है तो इसका असर पेट्रोल पंप से लेकर दुनिया भर के शेयर बाजारों तक महसूस होता है। ये किसी भी देश के लिए दूसरे पर दबाव बनाने का एक बहुत बड़ा आर्थिक हथियार है और ईरान इस वक्त ठीक यही कर रहा है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सब रातों रात तो हुआ नहीं होगा। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और फिर भविष्य की संभावनाओं को देखना होगा। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। स्ट्रेट पर जो ताज़ा संकट है उससे लेकर इस जंग की पूरी कहानी, इस सब के पीछे की असल वजह यानी परमाणु विवाद, फिर ये जो नाजुक सा सीज फायर है वो, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अभी इस वक्त वहां क्या हो रहा है। हाल के दिनों तक बातचीत की एक हल्की सी उम्मीद थी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो कुछ हुआ उसने उस उम्मीद को लगभग खत्म कर दिया है और हालात को बहुत ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। देखिए, हुआ ये कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही ईरान ने स्ट्रेट को फिर से खोलने का अपना फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करके भरोसा तोड़ा है और इसके जवाब में उन्होंने व्यापारिक जहाज़ों पर सीधी कार्रवाई की। IRGC की छोटी तेज नावों ने कई टैंकरों पर फायरिंग की, जिनमें भारत के झंडे वाले जहाज भी शामिल थे, और नतीजा ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, युद्ध की राह। ये जो संकट आज दिख रहा है ये अचानक से पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें पिछले 1 साल से भी कम समय में हुए 2 बड़े टकरावों में हैं, जो 2025 में शुरू हुए थे और बहुत तेजी से बिगड़ते चले गए। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सब कुछ शुरू हुआ जून 2025 में, जिसे 12 दिनों का युद्ध कहा गया, जब इजराइल ने अकेले ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल दिया। उसके बाद आया फरवरी 2026 का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अमेरिका और इजराइल का एक बहुत बड़ा और तबाही मचाने वाला हमला था। और फिर हम आते हैं अप्रैल 2026 में, जहां एक नाजुक सा सीज फायर हुआ जो अब टूटने की कगार पर है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सिर्फ ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी कोशिश थी ईरान की टॉप लीडरशिप को ही खत्म करने की। पहले ही हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और IRGC के कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया। ये एक ऐसा कदम था जिसने इस लड़ाई को और भी ज्यादा पर्सनल और खतरनाक बना दिया। तीसरा हिस्सा, परमाणु विवाद। इन सब हमलों, तनाव और मौतों की असल वजह क्या है? वो एक ही है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वो यूरेनियम है जो आज मलबे के नीचे दबा हुआ है और जो इस पूरे संघर्ष को हवा दे रहा है। हमलों से ठीक पहले ईरान के पास करीब करीब 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था। आसान भाषा में समझिए, ये वो कच्चा माल है जो एटम बम बनाने के लिए ज़रूरी 90% शुद्धता के बहुत नज़दीक होता है। ये इतना था कि इससे कई हथियार बन सकते थे, और यही वो वजह थी कि इजराइल और अमेरिका इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे थे। तो इतने सारे हवाई हमलों के बाद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल यही है, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बची कितनी है? ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, बल्कि यही वो राज है जिसके इर्द गिर्द सारी बातचीत घूम रही है। किसी को ठीक से नहीं पता कि मलबे के नीचे कितना यूरेनियम बचा है, और यही अनिश्चितता इस संकट को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। हमलों ने ईरान के परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जिसे कहते हैं ब्रेकआउट क्षमता। इसका सीधा मतलब है कि एक बम बनाने के लिए सामान तैयार करने में कितना टाइम लगेगा। पहले जहां ईरान को इसमें कुछ हफ्ते लगते, अब शायद कुछ महीने या साल लग सकते हैं। लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी और छुपा हुआ भंडार अभी भी हो सकता है। मतलब खतरा सिर्फ टाला गया है, खत्म नहीं हुआ है।
चौथा हिस्सा, एक अस्थिर युद्ध विराम। और इसी अनिश्चितता के बीच हम आज की तारीख में आते हैं। एक बेहद तनाव भरी बातचीत चल रही है, जहां दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने में लगे हैं। ये डिप्लोमेसी से ज्यादा एक हाई स्टेक पोकर गेम जैसा लग रहा है, जहां हर कोई अपने पत्ते छिपा रहा है। और ये स्लाइड इस पूरे डेडलॉक को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ अमेरिका है, जिसकी मांगें बहुत बड़ी हैं। वो चाहता है कि ईरान अपना परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे। दूसरी तरफ ईरान है, जिसके हाथ में दुनिया की इकोनॉमी की दुखती रग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर उसका कंट्रोल और वो यूरेनियम जो अब भी इसके पास है। ये एक क्लासिक टकराव है, एक सुपर पावर की ताकत और एक क्षेत्रीय ताकत का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। वहीं व्हाइट हाउस से जो बयान आ रहे हैं, वो जाहिर है काफी आत्मविश्वास से भरे हैं। जैसे कि आप राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान देख सकते हैं। वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ईरान हार चुका है और अब सरेंडर करने ही वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हकीकत है या सिर्फ दबाव बनाने की एक चाल। लेकिन अगर आप तेहरान का नजरिया देखें तो वहां से कहानी बिल्कुल अलग सुनाई देती है। ईरानी अधिकारी साफ कह रहे हैं कि अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी बातचीत में धोखे जैसा है। वो इसे ऐसे देखते हैं कि एक तरफ तो बातचीत का दिखावा हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी घेराबंदी भी जारी है। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या होगा? सीज फायर खत्म होने वाला है और पूरी दुनिया ने सांसें थामी हुई हैं। आने वाले हफ्तों में यहां से 3 रास्ते निकलते हैं और हर रास्ते के नतीजे बहुत अलग और गंभीर होंगे। जैसा कि एनालिस्ट का मानना है, 3 मुख्य संभावनाएं हैं। सबसे ऊंचा बार सबसे ज्यादा खतरे को दिखाता है, यानी पूरी ताकत से जंग का फिर से शुरू हो जाना। दूसरा रास्ता है एक सीमित समझौता, जिससे शायद कुछ और वक्त मिल जाए। और तीसरा रास्ता है कि यह तनावपूर्ण माहौल ऐसे ही बना रहे, ना जंग ना शांति वाली स्थिति में। लेकिन साफ तौर पर सबसे बड़ा खतरा एक बड़े युद्ध का ही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये शांति की बातचीत वाकई में शांति लाने का एक मौका है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज अगली और शायद ज्यादा भयानक लड़ाई से पहले, जिसमें दोनों पक्ष अपनी तैयारी कर रहे हैं? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले हफ्तों में दुनिया की सुरक्षा और इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।